डॉक्टर अम्मार सईद साहब स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब आपको वेलकम कहेंगे। ये दो चीज़ें हैं, एक तो बड़ों के लिए भी क्योंकि उनकी आदतें जिनकी पक्की हो चुकी हैं, रात को ब्रश करने की आदत नहीं है, और जो बच्चे, ये दोनों बताएगा कि आदत कैसे बनाई जाए, उसकी ज़रूरत क्यों है। जी थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी जी। दांत ब्रश करना बिल्कुल वैसे ही है जिस तरह हम अपने चेहरे को साफ़ करते हैं, अपने जिस्म को साफ़ करते हैं। अगर हम अपने चेहरे को साफ़ नहीं करेंगे तो वक्त गुजरने के साथ साथ वो देखने में भी बुरा लगेगा और बीमारियां भी आने लग जाएंगी। उसी तरह अगर हम अपने दांतों को साफ़ नहीं करते तो उनमें बीमारियां भी आने लग जाएंगी और गालबन वो देखने में भी बुरे लगने लग जाएंगे। स्पेशली रमज़ान के बारे में थोड़ी सी बात हो जाए। मेरा जो अपना तरीक़ाकार है वो ये है कि जी सहरी में उठते साथ अगर तो हम ब्रश कर लें तो ये तो बहुत अच्छी बात है। टाइम से हम अगर सहरी के लिए उठें, उसमें ब्रश कर लें, और सहरी करने के बाद आप एक दफ़ा दोबारा से अगर ब्रश कर लेना तो ये एक अच्छी आपकी रूटीन बन जाएगी। अफ्तारी के बाद बहुत लापरवाही हो जाती है, बड़ी केयरलेसनेस हो जाती है, क्योंकि सुस्ती होती है। उसमें आप तरावी के बाद या सोने से पहले अगर एक दफ़ा ब्रश कर लें तो वो एडिक्वेट है। ये हमारे दो टाइम पूरे। आप ये बता रहे हैं दिन में 2 से 3 बार, 2 से 3 दफ़ा, 4 बार हो गया ना तकरीबन। आपने सहरी से पहले करना है, फिर सहरी करने के बाद, फिर इफ्तार के बाद भी आपने करना है। इफ्तार के बाद अगर कर लें तो बहुत अच्छी बात है। अगर वो आप एक दफ़ा कर लेंगे ना ब्रश एक दफ़ा इफ्तारी के बाद, सोने से पहले तो एक दफ़ा लाजमी आपको करना है। सोने से पहले लाजमी है। हमारा ज़्यादा ब्रश का फ़ायदा तब होता है जब हम उसको सोने से पहले कर लें, क्योंकि जो हमारी स्लीप है उसमें हमारा मुंह खुश्क भी हो जाता है और हमारे मुंह में कुछ और यूटिलिटी भी नहीं होती। तो इसलिए उसमें अगर हम अपने दांतों की दफ़ा क्लीन कर लें तो कैविटीज़ से बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन हो जाएगी। अगर हम ब्रश बाकी सारे दिन में हमारा नॉर्मली जो हम खाते पीते रहते हैं उसमें साथ साथ थोड़ी थोड़ी क्लिनजिंग चलती रहती है। जब भी हम कोई चीज़ खाते हैं तो कोई फंसी हुई चीज़ होती है वो साथ उसके निकल आती है। लेकिन जो रात का टाइम है हमारे आमतौर पे यही रूटीन है कि हम सुबह अर्ली मॉर्निंग ब्रश कर लेते हैं, वही जिस तरह आपने कहा कि जी हम लोगों को दिखाने के लिए ब्रश कर लेते हैं, और रात को सोने से पहले हम उसको मिस कर जाते हैं, वहाँ पे सुस्ती कर जाते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, एक तो है कि हमने टाइमिंग बता दी कि हमें कितनी बार ब्रश करना चाहिए। दूसरा ये कि ब्रश करने का सही तरीकाकार क्या है, हम किस तरह से ब्रश करें, क्योंकि हम लोग नॉर्मली ब्रश पकड़ते हैं यूं 2 बार इधर किया, 2 बार इधर किया और ब्रश बस जी ब्रश हो गया। ब्रश करने का सही तरीका भी बताइएगा। और फिर जो दांतों को साफ करने के लिए हम लोग टूथपिक यूज करते हैं या फिर एक जो दूसरी टूथपिक थ्रेड के साथ आती है हम वो यूज करते हैं, क्या ये तरीका का ठीक है? दांतों के अंदर हम कहीं गैप तो नहीं खुद ही पैदा कर रहे होते कि बार बार पार्टिकल और बैक्टीरिया वहां जाए? इसमें जी सबसे पहला सवाल आपने पूछा कि दांतों के ब्रश करने का तरीकाकार क्या है। हम लोग वर्टिकल स्ट्रोक्स में दांतों को ब्रश करते हैं। जो हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक्स हैं, यानी कि इस तरीके से दांतों को ब्रश करना, इससे दांत टेढ़े भी होते हैं और इनमें भुरने भी लग जाते हैं दांत। हमने वर्टिकल स्ट्रोक्स में दांतों को ब्रश करना है। ये सामने वाली कंपैरेटिवली थोड़ा सा मुश्किल काम है, थोड़ा सा मुश्किल काम है, लेकिन साहब एक इससे तो आपके गम्स भी साथ में टच हो रहे होते हैं ना, गम्स को भी लग रहा होता है ब्रश। जी मैडम, वो गम्स को ही हमने साफ करना है साथ में। अगर हम गम्स को साफ नहीं करेंगे, दांत तो हमारे बड़े मजबूत हैं, लेकिन जो हमारे गम्स हैं वो बड़े नाजुक चीज़ होती है। अगर हम गम्स की सफाई नहीं करेंगे तो उसके अंदर खाना पसने लग जाएगा, जिसकी वजह से हड्डी के अंदर प्रॉब्लम्स आएंगे। सामने से दांतों को ब्रश करें, लेफ्ट राइट, और उसके बाद अंदर वाली साइड से हम आमतौर पे अंदर वाली साइड को छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से जब भी हमारे पास पेशेंट अपने दांतों की सफाई के लिए आता है तो उसके कड़ेड़ा सारे दांतों के अंदर वाली तरफ लगा हुआ होता है। तो ब्रशिंग टेक्निक का ये हो गया। नॉर्मली जो टाइम दरकार होता है ये सारे, अच्छा जितना हमने जिस साइड पे ब्रश करते हैं 20 टाइम्स रिपीटिव मूवमेंट, ठीक है, UHS की रिकमेंडेड है। तो इसमें अगर आप 20 सेकंड्स एक साइड पे लगाएं तो आपके 3 मिनट से 4 मिनट का ब्रशिंग टाइम बनता है। और जो हम और एक और चीज़ बात मुकम्मल कर लीजिएगा, फिर ये भी बताएगा कि कौन सा ब्रश, क्योंकि 2-3 तरह के होते हैं, एक सॉफ्ट होता है, एक मीडियम होता है, एक हार्ड होता है, तो सूटेबल कौन सा है? जी सर, लेटेस्ट जो गाइडलाइंस हैं वो अब रिकमेंड करती है सॉफ्ट ब्रशेस को। पहले हम लोग हार्ड ब्रशेस पे जाते थे। हमारे दांत बड़े ना मजबूत मटेरियल के बने हुए हैं, दिस इज द हार्डेस्ट मटेरियल ऑफ लिविंग बॉडी, ठीक है जी। जो हमारे मसूड़े हैं वो बड़े सॉफ्ट होते हैं, बड़े फ्रेजाइल होते हैं। हमने गम्स को सेव करना है। ब्रशिंग में सिर्फ हमने दांतों को साफ नहीं करना, हमने अपने गम्स की भी क्लींजिंग और मसाज करना है। तो उसके लिए हम सॉफ्ट ब्रश इस्तेमाल करेंगे, सॉफ्ट और वेरी सॉफ्ट, ये 2 टाइप्स। टंग की सफाई भी तो बहुत जरूरी है डॉक्टर साहब। टंग को हम अक्सर औकात दांत साफ करके भूल जाते हैं, तो वो भी तो कैविटीज क्रिएट कर रही है। एक से हदीस शरीफ भी है कि अपनी ज़ुबान को साफ करो जब तक कि बिल्कुल लाल हो जाए। तो यही ब्रश आप अपनी ज़ुबान पे इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ लोगों को गैग होता है, साइड बनी भी होती है जी मैडम। कुछ ब्रशेज में हमारे पास टंग क्लीनर आता है, कुछ में नहीं आता। अगर नहीं है तो आप इसी ब्रश को हल्का सा ज़ुबान के ऊपर स्क्रैप करें तो ज़ुबान की सफाई हो जाती है। अच्छा, दूसरा मैंने जो आपसे पूछा था कि क्या टूथपिक के साथ दांतों को साफ करने का तरीका ठीक है? टूथपिक ज़रा ट्रॉमेटिक है,
जख्म कर देती जख्मी हैं। भी कर बैठते जी हैं। जी, हम अपने दांतों को साफ करने की बजाय अपने मसूड़ों को ख़राब कर लेते हैं। उसके बजाय जो डेंटल फ्लॉस है वो बड़ा इजी टू यूज़ है। डेंटल फ्लॉस में हमारे पास एक टाइप आ गई है जिसकी जो छोटी सी है जस्ट लाइक अ टूथपिक, और उसके आगे फ्लॉस लगा हुआ है। वो इजी टू यूज़ भी है और वो आपके Comparatively कम गम्स damaging को है। एग्जैक्टली आपके गम्स को इतना डैमेज नहीं करता। अच्छा, मूड़ों से जो गम से आ जाता है, ब्लड आना शुरू हो जाता है, स्वेल हो जाते हैं, उसकी क्या वजह है? क्या वो भी कैविटी है? नहीं मैडम, किसी किस्म के कोई जो कीड़े हैं? ग्लव्स जो आपके गम्स में स्वेलिंग होती है उसकी वजह से वो ब्लीडिंग होती है। एक तो अच्छा। उसमें स्केलिंग की ज़रूरत हमें होती है, दांतों की सफाई करवा लीजिए, प्रोफेशनल क्लीनिंग कर लीजिए। सेकेंड जो हमारे बड़े छोटे कॉमन बच्चों है, को भी जरूरत होती है क्या स्केलिंग की? क्योंकि नहीं, छोटे बच्चों के दांतों से ब्लड आ सेकंड रहा है। चीज मैं जो बताने लगा था, कैल्शियम और विटामिन सी की कमी Okay. बड़ी कॉमन है हमारे में। हम लोग इस वक्त जो सप्लीमेंट जो खुराक ले रहे हैं वो उस तरह से एडिक्वेट नहीं काफी होती। हमारे बहुत से बच्चे, खास तौर पे 9-10 साल की उम्र के बच्चे जिनके दांतों में मसूड़े जिनके कमज़ोर होते हैं, उनको जब हम सप्लीमेंट शुरू करवाते हैं वो ठीक हो जाते हैं। अच्छा, एक और चीज़ डॉक्टर साहब कि हमारे जो अक्सरियत है 90% या शायद इससे भी ज़्यादा चाय के दीवाने हैं, और जो बाकी रहे सही कसर है वो स्मोकर्स हैं, स्मोकिंग करते हैं, और और बाकी के उनके जो पान दांत के- होते हैं वो हटके ही होते हैं। बाकी सारे आपने पान और गुटके वालों को पान छोड़ गुटके दिया। वालों को तो हम भूल ही गए। तो ये सारे जो शौकीन लोग हैं इनका क्या इलाज है? ये किस तरह से सफाई ज़्यादा- करें और क्या ज़्यादा- इस्तेमाल करें? तो ज़्यादा ब्रशिंग करें अपनी। जो काफ़ी ज़्यादा टूथपेस्ट हैं जो कि स्मोकर्स की स्पेसिफिकली आती हैं, और ऑप्टिक वाइट्स हैं, काफ़ी सारी हैं जो कि वाइटनिंग टूथपेस्ट हैं, वो आप रेगुलरली यूज़ कर सकते हैं। 1 मंथ यूज़ कर लिया, 1 मंथ फिर आप अपनी नॉर्मल टूथपेस्ट पे चले गए, फिर 1 मंथ आपने वो वाला यूज़ कर लिया। जैसा साबुन है, कुछ साबुन या कुछ क्रीमी है जो कि गोरा कर देती है स्किन को, कुछ होती हैं जो कि सिर्फ मॉइस्चराइजिंग के लिए होती हैं। तो इसी तरह मैं कहूँगा कि कुछ टूथपेस्ट हमारी दांतों की वाइटनिंग के लिए यूज़ होती हैं, कुछ नॉर्मल क्लींजिंग के लिए यूज़ होती हैं, तो आप इसको अल्टरनेटिव करके यूज़ कर लें। ठीक है जी। अच्छा, बच्चों के दूध के दांतों के ऊपर भी ब्रश उतना ही जरूरी है जितना कि उनके जो बाद एब्सोल्युटली के जी, दांत एब्सोल्युटली। होते और हैं, उनके ऊपर वो तो देखिए बच्चों ने हमसे सीखना है। हम ब्रशिंग करेंगे, हम उनके सामने खड़े होकर ब्रश करेंगे, बच्चे भी ब्रश पकड़ के ब्रश करेंगे, तो उनको शुरू से ही आदत डालें। मेरा जी छोटा बेटा 1.5 साल का है, तो हम उसको भी कोशिश करते हैं कि चले जी इसके 2-3 दांत जितने, और आदत भी तभी बननी है। बिल्कुल एग्जैक्टली। और उनको वो एक जब सुकून महसूस होगा रात को सोने से पहले ब्रश करने का, तो शायद वो जल्दी यूज टू हो जाए, जल्दी यूज टू हो जाए। अब मेरा छोटा सा बेटा है तो उसको बताना पड़ता है मॉन्स्टर्स है मुंह के अंदर, और फिर मॉन्स्टर्स निकालने खड़ा हो जाता है। तो ये बच्चों को जाहिर है हमें खुद सिखाना पड़ेगा, और जो हम कर रहे होते हैं प्रैक्टिकल करके जो हम बच्चों को बताते हैं वो ज़्यादा जल्दी वो पिक करता है। ऐसी बिल्कुल। अच्छा, बड़ों के दांत जब गिरने शुरू होते हैं, हिल रहे होते हैं, या फिर कैविटी का शिकार हो चुके बुढ़ापे में आके स्पेशली, तो उनको क्या उस वक्त स्टेबल किया जा सकता है? जो मुंह में दांत बच गए उनको रोका जा सकता है? जिस दांत के इर्द गिर्द बोन लॉस हो जाए, हड्डी कम हो जाए, वो दांत को स्टेबल करना बड़ा मुश्किल है। ठीक है। हम फिर उसको कोशिश ये करते हैं कि हम उस डिजीज़ को रिमूव कर दें और उनको रिप्लेसमेंट दे दें, कोई और दांत लगा दें। इम्प्लांट्स हैं, ब्रिजेस हैं, डेंचेस हैं, काफ़ी सारी ऑप्शंस हैं। लेकिन जब एक दांत हिलने लग जाए ना, इसको हम अपनी ज़बान में पेरियोडोंटाइटिस कहते हैं, बोन के अंदर बीमारी आ जाती है, तो उस बोन की रिकवरी इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। अच्छा, शुगर कॉज हो सकती है दांतों को डैमेज करने? क्योंकि मैंने अपनी मदर इन लॉ के पूरे दांत लगवाए हैं, उनके सारे दांत निकल चुके हुए थे, और जो 1-2 रह भी गया था वो भी काफ़ी खराब हालत में था कि वो उन्हें पेन तकलीफ में रखता था 24 घंटे। तो क्या वो शुगर की वजह से हो सकते हैं, या फिर कैविटी और कीड़ा ये लगने की वजह से हो सकते हैं? क्या वजूहात है बड़ों में? जो मैंने जी नोट किया है उसमें ये होता है कि जैसे ही आपका एक दांत खराब होता है या 2 दांत पेशेंट के खराब होते हैं, वो ब्रश करना छोड़ देती हैं। ठीक है। क्योंकि ब्रश करते हुए ज़्यादा तकलीफ होती है, ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, दांत हिल रहा है, उसको ब्रश करते हुए और ज़्यादा हिलने लग जाता है। इसलिए पहले जिससे मैंने कहा कि जब एक दांत में डिजीज़ हो, उस दांत को रिमूव करें फौरी तौर पे उसका ताकि वो treatment बाकी करें। सारे दांतों को डिजीज़ में इन्वॉल्व ना करें। अच्छा, ये मिथ है या हकीकत है डॉक्टर साहब कि मीठा खाने से दांतों में कीड़ा लगता है? बच्चों को हम अक्सर मना करते हैं, या सर, दांतों की हाय। सफाई ना करना असल रीज़न है? एनीथिंग विद हाई ग्लूकोज कंटेंट, Okay. उससे हमारे वहाँ पे बेसिकली से कीड़ा लगना एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। बैक्टीरिया वहाँ पे लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करता है, वो दांत को अंदर से खोखला कर देता है। जहाँ पे आपके पास हाई ग्लूकोज कंटेंट होगा, वहाँ पे बैक्टीरिया का जो ग्रोथ है वो ज़्यादा होगी। तो यस, दिस इज़ नॉट अ मिथ, दिस इज़ अ रियलिटी। लेकिन हम इसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? बच्चों को हम सर मीठा खाने से नहीं रोक सकते। मेरा ये है कि जी बच्चे ने मीठा नहीं खाना तो और किसने जी खाना, हाँ। तो आप उनको ब्रश करवाएं, उनको चॉकलेट्स दें, जो दांतों की मर्जी सफाई का आदी खाएं, बनाएं। जी जी जो मर्जी खाएं, लेकिन उनका बाद में ब्रशिंग करवाएं। ठीक है। और एक अकल दाढ़ अमूमी तौर पे हमने देखा है जब लोगों की निकलती है, उसकी पोजीशन या उसकी डायरेक्शन ठीक नहीं होती, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा पेन का उनको सामना होता है। तो उसके लिए क्या तरीक़ाकार हो सकता है? क्या आपको दाढ़ निकलवानी ही पड़ेगी या कोई और
बेहतर सॉल्यूशन? सर जब अक्ल दाढ़ आपकी टेढ़ी है तो वो आपको निकलवानी पड़ेगी। एक्चुअली सर उसके कॉन्सेप्ट ये है कि ये पहले हमारी ह्यूमंस की 4 दाढ़ें होती थी, वक्त के साथ साथ हमारे साइज अच्छा, छोटे ये क्या वैसे वजह है? वक्त के साथ साथ ये चेंजिंग मुंह के जबड़े का कैसे? size अभी तो बहुत से छोटा लोग हैं जिनकी अकल दाढ़ सारी जिंदगी निकलती बस तो उनको अकल नहीं आती क्या? ये प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन आप कह सकती हैं, ठीक है जी। ये एक थ्योरी है कि जी पहले 4 दाढ़ें थी, फिर वो कम हो और गई, ये कहा 3 हो जाता है गई, कि आपके मुंह के जबड़े का क्योंकि साइज साइज छोटा छोटा होता जा रहा दांत भी हमारे है मुंह जी। में कम एग्जैक्टली अच्छा, अगर विजडम टूथ ना निकले तो क्या उसको अकल नहीं आती क्या? इसमें कोई ये भी कोई लॉजिक विशाल की अभी तक नहीं। नहीं मैडम, दिस इज अ मिथ, दिस इज अ मिथ, चारों निकल आई है विजडम वाली। दिस इज अ मिथ जी कि अकल दाढ़ का अकल के साथ कोई ताल्लुक नहीं। बस वो शायद इसलिए कहते थे क्योंकि वो उस जमाने में निकलती जब इंसान को थोड़ी अकल आने लग जाती है, Maturity पे जब- एग्जैक्टली 20-21-22 साल की उम्र में। अदरवाइज इट्स अ मिथ। बहुत so much. शुक्रिया डॉक्टर साहब। डॉक्टर अमार सईद हमारे साथ मौजूद थे।